नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी। सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। ब्यावर सदर थाना पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि गांव में ब्याज की रकम नहीं देने के विवाद में 2 युवकों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया और उनको गांव के ही पास पानी के कुएं में हाथ पैर बांधकर फेंक दिया। ब्यावर सदर पुलिस ने मृतक रज्जाक की हत्या के आरोप में गांव के ही आमिर और खलील हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। अजमेर में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने एवं आमजन को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज सर्वधर्म संगठन के सभी धर्मगुरुओं ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मिलकर नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस के संदेश से आमजन को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया और कोरोना से बचाव के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को अभियान में जोड़ा जा रहा है। दरगाह दीवान के बेटे ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक मास्क पहनना होगा। हर व्यक्ति यह ठान ले कि मास्क के बिना बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस अभियान को पूरी गंभीरता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सर्वधर्म मैत्री संघ एक संगठन के बैनर तले तमाम जितने मजहब के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मुलाकात की है। इस मौके पे हम लोगों ने एक जो वीडियो बनाया है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने चलाया है कोरोना वायरस कोविड-19 को लेके, नो मास्क नो एंट्री को लेके, उस वीडियो को हमने एक पेन ड्राइव की शक्ल में कलेक्टर साहब को दिया है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हमारा मानना ये है कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन तो इसकी है नहीं। इसका वो एकमात्र उपाय ये है कि हम जितने भी एहतियात बरत सकते हैं वो बरतें। तो उसमें सबसे अहम है कि मास्क। तो मास्क के लिए हम धर्मगुरुओं के द्वारा ये अपील जारी की गई है कि सार्वजनिक रूप से जितनी कोशिश हो सके कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं एक मास्क को, जब भी हम बाहर घर से निकलें। और हम चाहते हैं कि घर में भी यदि अगर हम लोग सामूहिक रूप से बैठ रहे हैं तो उसका भी मास्क का उपयोग करें। राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित और जिला प्रशासन के द्वारा संचालित नो मास्क नो एंट्री के अभियान के तहत आज हम सब सर्वधर्म मैत्री संघ के लोग, विशेष रूप से जो हमारा कोर ग्रुप है जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख हैं, वो लोग आज यहाँ जिला प्रशासन में माननीय सम्मानीय कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मिलने आए। और जो इस अभियान के अंदर हम लोग जो सहयोग कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं या फिर प्रशासन हमें किसी प्रकार की गाइडलाइन देना चाहती है इस अभियान को बहुत अच्छा जागरूक बनाने के लिए, तो उसको हम करने के लिए तैयार होने के लिए यहाँ पे आए थे। और आज उसी क्रम में जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं विशेष, उनके द्वारा एक अपील जो की गई है शहरवासियों के लिए कि नो मास्क नो एंट्री के तहत आपके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क को व्यवस्थित रूप से लगाएं और मास्क ही आपकी दवा है। मास्क अभी क्योंकि मास्क का कोई वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो अपील का एक वीडियो बना करके हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को महोदय को दिया और गुजारिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासियों तक ये बात हमारी पहुँच सके, सभी धर्मों के। इसलिए हम आज यहाँ शामिल हुए हैं। दरगाह कमेटी में हो रही अनियमितताओं की सूचनाएं मांगने वाले 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आंतरिक इंतजाम करने वाली प्रबंध कमेटी में हो रही अनियमितताओं की जानकारी मांगने वाले 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं को अब ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। यानी अब ये कार्यकर्ता आरटीआई कानून के तहत कोई भी सूचना मांगेंगे तो इनके आवेदन फाइल कर दिए जाएंगे। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि दरगाह के निकट हवेली दीवान साहब में बने पोस्ट ऑफिस को खाली करवाने और दरगाह कमेटी के एक कर्मचारी को अनाधिकृत तौर पर दुकान देने के मामले में जानकारी मांगी गई थी। दरगाह कमेटी ने जिन कार्यकर्ताओं को ब्लैकलिस्टेड किया है उनमें काजी मुनव्वर अली, पीर नफीस मियां चिश्ती, काजी अनवर अली, उस्मान खान घड़ियाली, जय किशन मंघानी तथा शेख यूसुफ है। दरगाह कमेटी ने 31 जनवरी 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में ये कहा कि 7 व्यक्तियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करानी है और ना ही इनकी अपील की सुनवाई करनी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन सूचना अधिकार अधिनियम का आगाज़ हुआ, आज के दिन सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ,
लेकिन आज हमें इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ रहा है कि आज भी सरकार के आदेशों के विपरीत जा करके दरगाह कमेटी कार्य कर रही है और दरगाह कमेटी अपनी हरदर्मी कर रही है, दादागिरी कर रही है। इस तरह का गैर कानूनी तौर पे प्रस्ताव पारित करके और हमें सूचना से रोका जा रहा है। हमें सूचना से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि हमने पूर्व में जो सूचनाएं प्राप्त की, उन सूचनाओं को प्राप्त करके उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में, सूचना आयोग में, CVC में, प्रधानमंत्री महोदय को इनकी शिकायतें की और उन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई चल रही हैं। तो उससे भयभीत होकर से, उससे डर करके कि इनको ये पता है कि साहब अगर ये खुल गया तो भ्रष्टाचार उजागर होगा, इसी के लिए ये हमें सूचनाएं नहीं देना चाहते। शहर में खाईलैंड स्थित रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने निवेशकों को धोखा दे दिया है, जिससे दर्जनों निवेशकों के करोड़ों रुपए सोसाइटी में फंस गए। आज एक निवेशक वीरांगना महिला भी जिला कलेक्टर के पास अपनी फरियाद देकर पहुंची। उसके करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा कंपनी के ऊपर बकाया है। बता दें, रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने वाले ज्यादातर लोग पेंशनर और सीनियर सिटीजन हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी का निवेश सोसाइटी में FDR में किया था। 6 माह पहले तक सोसाइटी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 6 माह बाद जब निवेशकों की FDR परिपक्व हुई और उन्होंने सोसाइटी में जमा अपनी रकम वापस मांगी, तब सोसाइटी संचालकों का रवैया टालमटोल होने लगा। जिस तरीके से सोसाइटी पर भरोसा करके निवेशकों ने अपनी पूंजी निवेश की थी, उसी तरीके से निवेशक सोसाइटी के झांसे को आश्वासन मानकर चुप बैठे रहे। सर, रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हाथीवाटा में एक ब्रांच थी, उसमें हमने वीरांगना का पैसा जमा करवाया था। 10 लाख की एक FD करवाई थी, 2 लाख की एक करवाई थी, 1.5 लाख की एक करवा के ऐसे कुछ करके ब्याज मिलाकर हमारे 17 लाख रुपए हुए थे। लॉकडाउन से पहले इन्होंने मुझे 17 लाख के 3 चेक दिए थे, वो बाउंस हो गए थे सारे चेक। फिर हमने वापस एक बार उनसे कहा है कि तो उन्होंने ये फ़ोन पे हमारे को बताया था कि लॉकडाउन की वजह से बाउंस हो गए, अब नहीं होगा। अब हम कलेक्टर साहब के पास भी आए, उनको भी हमने बोला, तो अब उन्होंने देने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया और वो मना कर रहे हैं कि मेरे पास में कोई पेमेंट राशि नहीं है अभी और जब होगी उस समय देंगे। तो सर, हमारे जो वीरांगना है आज ये भी इनका इस तरीके से मतलब वीरांगना जैसों का पैसा अगर अटक रहा है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आम आदमी तो फिर ये मैच्योरिटी कैसे मिल पाएगी आम आदमी को। और प्राइवेट संस्थाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने संदेश दिया है कि हमारे देश के जो वीर सैनिक होते हैं वो भी आज सुरक्षित नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाओं में कोई भी पैसा जमा ना करवाए। और मीडिया के जरिए मेरा संदेश है कि ये हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस लौटाने। धोखाधड़ी से मेरे साथ में ऐसे हुई है, तो हम बार बार उसको बोल रही हूँ, फ़ोन करके भी बोल रही हूँ, सर मेरा पैसा दे दीजिए आप, मेरी लड़कियों की शादी पैसा दे दीजिए आप। तो बोल रहे हैं कि हम देंगे। पहले भी आइए हम उसके पास में, तो बोले आप प्लॉट ले लीजिए। तो मैं कि चलो प्लॉट भी ले लें। प्लॉट भी दिखाया हमको, फिर उस समय में फिर चेक ही दिया हमको, तो चेक बार बार क्लियर नहीं हुआ सर, 2-3 बार ऐसे बोनस हो गया। उसके बाद में फ़ोन भी किया तो बात भी करता है, अपन पैसा भी कुछ भी नहीं बोलता। आप इनके सौदे में कैसे आया था पैसा जमा करना? हम तो सर ये भैया हम ही ये काम करता हूँ, जेवा जबरान में, तो हम जेवा जी रहते हैं। तो भैया बोले आंटी जी के हम करवा दो, आपको के समय पर ब्याज दे देगा ना, आपको पैसा मिल जाएगा वापस। अभी पैसा की टाइम हुई, अभी पैसा भी नहीं देते हैं। प्रदेश में आगामी दिनों में दीपावली, नवरात्रि सहित अन्य त्योहारी सीजन को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों तथा मिठाइयों के नियमित सैंपल लेने आज से शुरू कर दिए हैं। 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को सैंपल्स लेने के निर्देश दिए हैं। आज मदारगेट स्थित कई दुकानों पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान संचालित कर दूध व दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, बटर, घी, मावा और मिठाइयों के सैंपल्स लेकर जांच करने के लिए भेजे गए। सैंपल्स में मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। सैंपल जांच के लिए सभी फूड इंस्पेक्टर्स को जरूरी उपकरण व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संभागीय स्तर पर उपलब्ध फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी इस अभियान में उपयोग है। चिकित्सा मंत्री ने लोगों से अपील की है कि त्योहारी सीजन में शुद्ध खाद्य सामग्री व सुरक्षित फूड प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, जिससे संक्रमण और अन्य प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सके। ये पूरे ऑल इंडिया में आज से एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें विशेषकर मावा और जो ये तेल काम में लेते हैं, यूज़ तेल जो काम में लेते हैं, उसके खिलाफ अभियान है ये। क्योंकि जो यूज़ तेल रहता है वो ये क्या है कि एक से अधिक बार यूज करते हैं, ये पूरे दिन उसको यूज करते हैं, नेक्स्ट डे उसी में क्या वापस नया तेल मिला के उसको फिर यूज कर लेते हैं, जो बहुत घातक होता है शरीर के लिए। इसमें क्या है कि बार बार रीयूज करने से ट्रांसफैट बढ़ जाता है, जो आम जनता को नुकसानदेह तेल होता है वो। इसलिए पूरे ऑल इंडिया में और पूरे राजस्थान में अभियान चला। इसी के तहत हमने आज अजमेर ज़िले में भी चलाया। ये अभियान 12 और 13 2 दिन तेल का अभियान है।
इसी के साथ में एक मावे का अभियान और चल रहा है जो 4 दिन चलेगा, 12 से 16 तारीख तक। इसी के तहत हमने आज राजस्थान स्वीट से एक मावे का भी सैंपल लिया है और इससे पहले हमने मदार गेट से एक सैंपल लिया जय मई की दुकान से, कचरी वाले के यहाँ से जले हुए तेल का। इसी प्रकार यहाँ ये एक यूज़ तेल का सैंपल लिया हमने खंडेलवाल कचरी वाले के यहाँ से। ये सैंपल भी हम जांच के लिए भेजेंगे और इसकी चेक करेंगे भाई ये कितनी दफ़े यूज किया हुआ ऑयल है। यदि इसमें कोई खराबी पाई जाती है तो हम हमारे नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। अजमेर शहर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर इनकी मानदेय 18,000 पेंशन और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चली जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हाँ जी, आज हम कलेक्टर साहब को हमारा ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया हमारी मांगों को रखते हुए, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी कोई मांगे सुनी नहीं है। हमेशा आश्वासन देके छोड़ देते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने हमारी जो मांगे हैं, पहली मांग है कि हमें नियमित कर दिया जाए। दूसरी मांग है कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 18,000 मानदेय दिया जाए। तीसरा है कि हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाए, है ना, और सारे मेडिकल जो सुविधा है वो भी दे दी जाए। लेकिन इन्होंने आज तक मानी नहीं मांगे। हमारे कोरोना काल में हमने अपनी जान जोखिम में डालकर और ड्यूटी करी है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुन रहे हमारे लिए। तो आज हम काफ़ी निराश हो गए हैं और अंतिम प्रयास करते हुए कलेक्टर साहब को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं और अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो आज से हम हमारे कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। पुष्कर के निकट नाला क्षेत्र में हरि सिंह रावत के घर कोबरा सांप निकलने की सूचना पर रविवार देर रात्रि को पुलिस मित्र टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर रखे फ्रिज के पीछे छुपे खतरनाक कोबरा सांप को स्नेक रेस्क्यू किशन गोपाल जाट ने बड़ी मुश्किल से काबू में करके पकड़ लिया। सांप के पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली। सभी घर वालों ने रेस्क्यू का आभार व्यक्त किया। रेस्क्यूअर किशन गोपाल जाट ने बताया कि सांप को खरखेड़ी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अक्सर चूहों की तलाश में सांप घरों में आ जाते हैं और हादसों का कारण बन जाते हैं। रात्रि 10 बजे हरि सिंह जी रावत का मेरे पास फ़ोन आया कि हमारे पुष्कर नाला के हमारे घर के अंदर सांप है। सूचना मिलने के तुरंत बाद वहाँ पहुँचे क्योंकि रात्रि का समय है और सभी घर वाले बाहर थे, सो नहीं पा सकते थे क्योंकि अंदर सांप था। वहाँ पहुँचे और फ्रिज के पीछे करीब 5 से 6 फीट का सांप छुपा हुआ था, कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा। उसको करीब 10 से 15 मिनट के रेस्क्यू के काबू करके सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया है। कायड़ इलाके में आज निर्माणाधीन मकान में बने पानी की हौद में करीब 3 फीट लंबा ब्लैक कोबरा सांप गिर गया, जिसे सर्प मित्र विजय यादव ने अपने उपकरणों के साथ पकड़कर सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। सर्प मित्र विजय यादव ने बताया कि आज सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि पानी की हौद में सांप गिर गया है, जिससे आसपास के इलाके में रहने वाले लोग डरे सहमे हैं। सांप की सूचना पर विजय ने अपने सहयोगी के साथ सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। ये वीर तेजाजी नगर कायड़ के अंदर एक हमें सांप के होने की सूचना मिली थी, जिस पर मैं यहाँ आया तो देखा कि एक पानी के टैंक में एक सांप जो कि कोबरा सांप था वो गिरा हुआ था। बेबी कोबरा था ये, और इसे मैंने तुरंत जाकर के रेस्क्यू किया और इसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। अब इसे वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र में कृषि से जुड़े 3 बिल दोनों सदनों में पास हो चुके हैं, जिसका विरोध विपक्ष द्वारा देश भर में देखने को मिल रहा है। सोमवार को पुष्कर के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष गौरव पाराशर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित नहीं रखा जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कृषि बिल किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा, इसलिए सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा। इस दौरान गौरव पाराशर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुलजार सैनी, अनुषा विधानसभा अध्यक्ष रोहित कछावा, कांग्रेस प्रवक्ता मधुसूदन पाराशर, एनएचआई नगर अध्यक्ष मयंक सेन, योगेश पाराशर, दिनेश सैनी, प्रियांश सैनी, संजय लोहार, राम प्रताप जाट आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान बिल वापस लो। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन दिया है किसान बिल के बारे में। किसानों को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है और वैसे भी किसान बहुत परेशान हो रखे हैं। बिजलियों के बिल बढ़कर आ रहे हैं, किसानों में सब्जियों का भाव सही नहीं मिल रहा है उनको। तो हम मोदी जी से आशा करते हैं कि वो किसान बिल को जल्द से जल्द वापस लें। मोदी जी का किसान बिल ला रहे हैं मोदी जी, उसको जो किसानों को ये जो मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, इससे जो किसान है उनमें फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो किसान बिल मोदी जी लेके आए वो उनको वापस ले लेना चाहिए। पुष्कर के हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज सुनीता पाराशर के नेतृत्व में और पुष्कर के युवाओं ने डॉक्टर आर के गुप्ता का स्वागत किया। पुष्कर कोरोना से जंग जीत कर आए डॉक्टर आर के गुप्ता का पुष्कर हॉस्पिटल स्टाफ एवं पुष्कर युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डॉक्टर गुप्ता ने शुभकामनाओं के लिए सभी युवाओं का आभार जताया। आज हमने जो पुष्कर उपवन क्षेत्र को कोरोना प्रकोप से, जो कोरोना काल का जो प्रकोप चल रहा था उससे लड़ते हुए डॉक्टर आर के गुप्ता खुद संक्रमित हो गए थे और 11 दिनों के बाद होम आइसोलेशन लेने के बाद उन्होंने वापस पुष्कर अस्पताल में अपनी सेवाएं देने के लिए वापस उपस्थित होकर जनता की सेवा के लिए वापस आकर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। प्रोग्राम ये रखा कि डॉक्टर साहब कोरोना योद्धाओं से लड़ते लड़ते खुद संक्रमित हो गए। उसके बाद में 10 दिन घर पे क्वारंटाइन रहकर उसके बाद में आके वापस कार्यभार संभाला और बड़ी गर्मजोशी से कार्यभार संभाला। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।